वर्तमान हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिकाओं में स्थान रखने वाली कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, गुनीता की गुड़िया। तो शुरू करें कहानी, गुनीता की गुड़िया। माँ बच्चों का बसंत होती है। वान्या का बसंत आ चुका है। वान्या खुश है। गुनीता ने सोचते हुए राहत की सांस ली। लंबे समय के बाद बहू का घर लौटना उसे खुशी दे रहा है। पोती के चेहरे पर खुशहाली देखने वाली दादी ने पिछले 1 महीने से अपने सारे काम स्थगित कर रखे थे। वान्या दादी से हिली मिली है, पर वो दादी को दादी नहीं अन्ना पुकारती है। ये बात गुनीता को खूब गुदगुदाती है। बनू, अब तुम माँ के साथ खेलो, मैं आराम करना चाहती हूँ। मिताली, चाहो तो तुम भी आराम कर लो, लेकिन शाम को वनु को मार्केट लिए जाना, लिस्ट बना रखी है उसने। आलेख से नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा तुम्हारे जाने के बाद। ठीक है माँ, मैं देख लेती हूँ। ऐना को भी कुछ दिला देना, उसने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मांगी। जानती थी मैं अकेले घर और वनु को नहीं संभाल सकूंगी। उसके लिए कुछ लाई भी हूँ, मगर लिए जाऊंगी मार्केट भी। हाँ ठीक है। माँ के साथ हंसते खेलते बड़े होते बच्चे जैसे सेबों का डाली पर मिठाकर पकना। देखो तो जरा कितनी खुश है आज वान्या। प्रिंसिपल पद से अवकाश प्राप्त कर 68 साला गुनीता ने ठिठक कर कहा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले उसने बगीचे की ओर खुलने वाली खिड़की खोली। पतझड़ अंतिम अवस्था में पहुंचकर पेड़ों पर ठहरा है और मैं खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाई इन दिनों। पत्तों के बिना बाग वैसे ही सूना लगता है जैसे बच्चों के बिना घर आंगन। पुरानी कार के नीचे सूखे पत्तों का ढेर देख गुनीता ने बुदबुदाया। चश्मा उतारकर माथे की झुर्रियाँ सहलाईं और फिर गीले बालों से रबर खोलकर उन्हें पीठ पर बिखरा दिया। पके पत्तों की तिक्त गंध लिए हवा उसके अधपके बालों से खेलने लगी। शैम्पू की भीनी भीनी गंध ने गुनीता का मन महका दिया। कुछ देर बाद आजकल का ताज़ा अंक लेकर वो आराम कुर्सी में पढ़ने बैठ गई। वान्या के पापा ऑफिस जा चुके हैं। ऐना किचन में है। महीने भर की बातें बताने के लिए वान्या खरगोश की तरह माँ के आगे पीछे दौड़ रही है। मिताली ऑस्ट्रेलिया से सुविनियर लाई है। सासू माँ के लिए क्रिस्टल माला, सांवले रंग छोटी आंखों वाली ऐना यानी साहिका के लिए ब्राउन स्कर्ट टॉप और वान्या के लिए एक बारबी सेट। माँ ने जैसे बारबी निकाल कर वान्या को दी वो उछल पड़ी। मॉम, ये कैसी डॉल है? इसका पेट बाहर क्यों निकला है? ये स्लिम क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेग्नेंट डॉल है। ऑस्ट्रेलिया में मेरी फ्रेंड लीज़ा अपनी बेटी के लिए ख़रीद रही थी। मैंने भी अपनी प्रिंसेस के लिए ले ली। पसंद आई ना? बट इसका पेट निकला नहीं होता तो सुंदर लगती। मुझे स्लिम डॉल पसंद है ना। बताया तो, इसके पेट में 2 बच्चे हैं, फिर कहाँ से स्लिम होगी? अच्छा इधर आओ दिखाएं। वनु बेटे, ये अलग तरह की बारबी है, ये देखो इसके बच्चे। मिताली ने गुड़िया के पेट की जिप खोलकर जब बच्चे दिखाए तो वान्या दंग रह गई। माँ बेटी की बातों ने गुनीता का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिताली को ऐसे खिलौने अभी नहीं देना चाहिए अपनी बेटी को, गुनीता ने कहना चाहा। मशीनी विकास ने भौतिक रूप से ही नहीं आंतरिकता से भी आदमी को बदला है। मिताली समझदार माँ है। गुनीता ने अपना मन समझा लिया और पढ़ने लगी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वान्या? अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो मैं चली आराम करने, मिताली ने बेटी से कहा। ओके ठीक है मम। वान्या का ठीक ऐना को ठीक जैसा नहीं लगा तो पास आकर बोली, वनु बेबी, इंस्टा पर हम लोगों ने एक दिन प्रेग्नेंट डॉल वाली रील देखी थी ना, है ना? याद करो। ओह अच्छा, ये वही डॉल है। यस यस, ऐना बोली। फिर तो इंस्टा वाला खेल ही खेलूँगी। वान्या मचल पड़ी। ऐना वान्या को देखती रही, मुस्कुराती रही, लेकिन जब मिताली से नज़रें मिली तो झेप कर सफाई देने लगी। बस 5 मिनट के लिए एक दिन वान्या ने मेरा मोबाइल देखा था मैम, बस 5 मिनट। मिताली ने घूरते हुए ऐना को देखा जरूर था, पर कहा कुछ नहीं। सोचकर ऐना जैसी हाउसमेट आजकल मिलती कहाँ है। मम, आप क्या सोचने लगी? ऑफिस जाओगी क्या? वान्या ने पूछा। नहीं तो, लेकिन कुछ काम घर में ही करना पड़ेगा, या फिर चली जाऊं? माँ ने चुटकी ली। नो मम प्लीज़, मेरे साथ खेलो ना। वान्या के इसरार पर मिताली मुस्कुराई। थैंक यू मम, खेल जमाने में मेरी हेल्प करो ना, वान्या बोली। वो तो ठीक है, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? ट्यूशन टीचर आ रही थी ना समय से? हाँ मम्मा, बट अभी डिस्टर्ब मत करो। डॉक्टर ने डॉल की डिलीवरी डेट आज की ही दी है। आप पढ़ाई की बात कर रही हो? वान्या ने नखरीले अंदाज में कहा और घुटनों में मुंह छिपाकर खी 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 हंस पड़ी।
अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल, मिताली बोली। हाँ, इंस्टा रील वाला। आप भूल जाती हो मम। अच्छा ठीक है, मिताली फिर से हंस पड़ी। मॉम, अन्ना को डॉल के बच्चे दिखाकर आती हूँ, आप गुड़िया का बिस्तर बना दोगी तब तक? ओके वनु। वान्या ने बारबी के पेट की जिप खोलकर छोटे छोटे दो बच्चे दादी को जाकर दिखाए तो अचंभित गुनीता के मुंह से निकल पड़ा, हे ईश्वर, किस प्रकार के खिलौने बनने लगे हैं अब? बाजार कहाँ ले जाकर छोड़ेगा? ये कैसी तरक्की है, कैसा विकास है? अन्ना क्या कह रही हो? मेरी डॉल अच्छी है ना, बोलो। हाँ, बहुत सुंदर। अन्ना, अपने जैसा नाम डॉल के लिए भी बताओ ना। वान्या ने दादी को और कुछ बोलने का मौका न देते हुए खेल में शामिल कर लिया। अच्छा, मेरा नाम गुनीता है तो गुड़िया का नाम वनीता रख लो, अन्ना ने कहा। इट इज़ गुड। न्यू बारबी का नाम वनीता। रस भरी हंसी लिए वान्या बोली। अब मैं खेलने जाऊं अन्ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वान्या ने लौटकर वनीता मतलब बारबी को बिस्तर पर सुला दिया, नर्स बनाकर एक दो बारबी को ड्यूटी पे लगा दिया और चिंता तो सभी को देखने लगी। फिर सोचकर कुछ बोली, मॉम प्लीज़ कॉल अन्ना एंड एना ऑल्सो, डिलीवरी के समय उनकी नीड होगी। ओके बाबा। मिताली ने तत्परता से अन्ना और एना को बुला लिया। दोनों डॉल रूम में आ गईं। वान्या ने सीजर कॉटन थमाकर एना को पास बैठा दिया। मिताली ने डॉक्टर की भूमिका अदा की और झटपट ऑपरेशन गुड़िया की डिलीवरी संपन्न करा दी। थोड़ी दूर पर बैठी गुनीता आश्चर्य से हिचकोले खाती, अचरज छिपाती बहू पोती का खेल देखती रही है। बधाई हो वान्या, तू नानी बन गई है, तेरी डॉल के दो बेटियां हुई हैं। मिताली ने गले लगाकर वान्या को बधाई दी तो वो कौतुक से तालियां बजाकर नाच उठी। एना ब्रिंग मिल्क केक एंड सभी का मुंह मिठा कराओ। वान्या ने जो कहा हंसी से कमरा गूंज उठा। एना जमीन पर लोटपोट हो गई। डॉल शिशुओं को गोद में लिए मिताली भी हंसे बगैर न रह सकी। मॉम, मेरी डॉटर्स के लिए नाम सर्च करो ना गूगल से। अरे हाँ, आओ हम दोनों खोजते हैं। आज की माएँ कितनी आधुनिक और ओपन माइंड हो चली हैं। एक मेरी माँ थी, मैंने कितने अरमानों से गुड़िया बनाई थी, ना जाने क्यों इतनी भयभीत थी मेरी माँ। कौन सा भय उनको खाए जा रहा था, आज तक न जान सकी, लेकिन वो भी क्या समय था। उफ। गुनीता अपने अतीत में खो गई। उस दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। स्कूल से लौटने पर बड़ी मम्मी ने बताया था मेरी माँ नाना के घर से लौट रही हैं। सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जल्दी से माँ से मिल लेना चाहती थी। मैं घर के बाहर भीतर कर ही रही थी कि तब तक माँ घर पहुँच गई। माँ ने फालसी रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंगन से धूप जा चुकी थी मगर अंधेरा होना बाकी था। आलता लगे पाँव और पसीने से भीगा चेहरा देखकर भी माँ मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। उनके पपड़ाए होंठों से मुस्कान उलझकर फूट रही थी। मैं माँ से लिपटना चाहती थी मगर अबूझे संकोच ने मुझे ठिठका दिया था। शायद मैं 2 महीने माँ से अलग दादी के पास अकेली थी, या दादी की डांट का भय था, कुछ था जरूर। तभी हिम्मत जवाब दे रही थी। दादी का वाक्य, गुन्नू महतारी से बताने मत बैठ जाना कि हमने तुमसे बहुत सारा काम करवाया है, बार बार कानों में बज रहा था। मेरे कच्चेपन को किसी बात ने कुरेद तो दिया था। मैं खंबे की ओर से माँ को देख रही थी और माँ मुझे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। पर वो रात सुंदर थी। माँ जब घर के काम निपटा रही थीं, उनके बिस्तर में चुपचाप ये सोचकर लेटी थी कि आज रात मुझे किस्से सुनने को मिलेंगे। रात में कोई जगाएगा नहीं, सुबह दादी डांटेगी नहीं। सुखद सपनों में खोए हुए जब मैं सुबह उठूंगी तो माँ मेरे साथ होगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि इतने में माँ आ भी गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से दुबका लिया और कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनते हुए मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जागने पर आंगन के कोने में पड़ी कुर्सी में जाकर बैठ गई। माँ नहाकर जब निकली तो अपनी सी लगी मुझे। पास आकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। अबोला प्रेम दोनों के बीच थरथरा उठा था। फिर थोड़े दिनों में धीरे धीरे मेरी झिझक क्षीण होती चली गई। हम दोनों पुराने ढर्रे में रम गए। उन दिनों माँ का सबसे पसंदीदा काम मुझे पढ़ाना होता था। नाना के घर से लौटने के बाद वे मुझे पढ़ाने बैठना चाहती थीं, पर मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहती थी। दोनों मौका ताड़ रहे थे, मिल किसी को नहीं रहा था। हाँ, दादी को ज़रूर शिकायतें बताने के मौके दर मौके मिलते जा रहे थे। माँ ने मुझे 2 पैसे की अक्ल नहीं सिखाई है, बोलकर दादी माँ को लज्जित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। सास की मदद के लिए बिटिया को छोड़ना हवन करते हाथ जलने जैसी माँ को पछता रही थी। उनके मन का वातावरण बहुत समय तक धुआं धुआं बना रहा था। शिकायती माहौल में काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन माँ को मौका मिल गया। पेंसिल कॉपी के साथ माँ ने मुझे पढ़ने बैठा दिया।
मैं इमला और पहाड़े कभी पढ़ना लिखना चाहती ही नहीं थी और माँ इमला से ही मुझे पढ़ाना शुरू करती थी। उस दिन भी पहला शब्द पत्ता लिखने के लिए जब माँ ने बोला तो मुझे मामा के स्वेटर की पत्तेदार डिज़ाइन याद आ गई। मैंने रुकने का आग्रह किया तो मान गई। मैं झटपट साइकिल की ताने और ऊन की गुल्लियाँ उठा लाई। पत्ते वाली डिज़ाइन सिखाओ ना मम्मी, पढ़ना बाद में सीख लूँगी। मेरा इतना कहना था, माँ को हंसी आ गई, जिसे वे दबाना तो चाहती थी पर हंस पड़ी। ये शायद अच्छा मौका है। अभी माँ हंस रही हैं, गुस्सा नहीं करेंगी। थोड़ी देर अंदाज़ा लगाते हुए धीरे से मैं वो चीज़ उठा लाई जो मनोयोग से बनाई थी। मेरे मन में कौतूहल उमड़ रहा था। मम्मी आंखें बंद करो ना, मैंने कहा। माँ एकटक मुझे देखती रहीं तो मैंने मलमल की गुड़िया उनके हाथ पर रख दी। माँ एक बार गुड़िया को तो और एक बार मुझे देखने लगी। जितना उलट पलट कर वो गुड़िया देखती, उनकी भाव भंगिमा बदलती जा रही थी। मैं उनसे शाबाश शब्द सुनने के लिए उतावली हो रही थी। कैसी लगी गुड़िया मम्मी, मैंने कहा। सफ़ेद मलमल की गुड़िया की कसी कसी लाल चोली देखकर माँ कुछ बोल ना सकी, बल्कि उनका चेहरा पहले से ज़्यादा उदास पड़ गया, जो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। माँ के पास से उठकर भाग जाने की मेरी इच्छा नहीं थी और क्रोधित माँ को देखने में हिम्मत चुक रही थी। मैं भी सोच ही रही थी कि माँ अचानक रोने लगी। सिसकियों में डूबा चेहरा और भी डरावना लगने लगा, मानो कोई बहुत पुरानी बात उनके मन में धधक उठी थी। ममतालु स्वभाव में अचानक परिवर्तन मैं समझ नहीं पा रही थी। वे अंदर से टूटकर बिखर रही थी और मैं उन्हें ताके जा रही थी। कुछ पता तो चले माँ कि तुम इतनी पछताई और घबराई हुई क्यों हो। मैंने अभी सोच ही पाया था। माँ सवाल पर सवाल दागने लगी। आजकल तुम किसके साथ खेलती हो? गुड़िया की छाती फूली फूली क्यों है? क्यों बनाई तुमने चोलीदार गुड़िया? क्यों तुम जल्दी बड़ी हो जाना चाहती हो? क्यों तुम्हें छोटे रहने में चैन नहीं? खुद भी मरोगी और जीते जी मुझे भी मार डालोगी। माँ की बातें सुनकर भौंचक थी मैं। कहाँ शाबाशी की उम्मीद कर रही थी, कहाँ प्रश्नों से घिर गई। मम्मी, तुम जो कह रही हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कहना चाहा पर माला की भाभी ने एक दिन बताया था कि गुड़िया की छाती में 2 काबुली चने रखने से चोली की फिटिंग बहुत अच्छी बनेगी। उनकी मदद से जब ये चोलीदार गुड़िया बनाई तो सच में गुड़िया बहुत सुंदर लगने लगी। माला, कुमुद और केशा को भी गुड़िया बहुत पसंद आई। वे लोग अब मेरी गुड़िया से घर घर खेल सकती हैं। गुड़िया को जब देखती हूँ तो लगता है कि वो मुझसे बातें भी करना चाहती है। मैंने कहा, लेकिन माँ पत्थर की मूरत में बदल गई थी। माला की भाभी के पास तुम गई क्यों? और गुड़िया से बातें करने की भी क्या ज़रूरत पड़ी? मैंने कहा था ना अपने घर में रहना, बड़ी मम्मी के बच्चों के साथ खेलना। अब तुम उन्हीं लोगों के साथ खेलो और बातें करो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। माँ ने गुस्साते हुए जब कहा तो मेरे प्राण ही सूख गए। रोते रोते मैंने कहा, कुमुद बता रही थी कि उसकी भाभी एक बहुत प्यारा सा गुड्डा बना रही है। मेरी गुड़िया के साथ कुमुद उसका ब्याह रचाएगी। जब तुम मुझसे बोलना बंद कर दोगी तो बताओ उसके साथ गुड़िया का ब्याह मैं कैसे रचाऊंगी। मैंने अपनी समझ से कुछ अच्छा कह दिया था ताकि माँ हंस पड़े, लेकिन माँ को मेरी बात सुंदर नहीं जहर लगी। वे और भी क्रोध में भर गईं और धमाधम मेरी पीठ पर घूंसे बरसा दिए। उनका चेहरा लोहे की तरह सख्त और ज्वाला उगती आंखें देख मुझे लगा माँ से लिपट कर उन्हें मना लूँ। हाथ भी बढ़ाया, लेकिन माँ ने बीच में ही रोक लिया। उनका तमतमाया चेहरा मुझे आतंकित करने लगा था। बहुत दिनों तक जब सोचती रही तब समझ पाई कि शायद माँ के लिए वो गुड़िया की चोली नहीं, शील की परिधि थी जिसे मैं अनजाने तोड़ चुकी थी। बहुत देर गुड़िया हाथ में पकड़े माँ मौन बैठी रहीं, फिर मुंडेर पर रखे तुलसी गमले पर आंखें टिका दी। अब उनकी छाती ऊपर नीचे होते दिख रही थी। वे कुछ सोचते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थीं। उनकी भयानक यादों का कोई टुकड़ा शायद छिटक कर माँ के भीतर सांसें भरने लगा था। मैं धीरे से खिसक कर उनसे दूर कोने में जाकर बैठ गई। बड़ी मम्मी कमरे में सो रही थीं। दादी कहीं गई थीं। अगर होती तो मुझे बचा लेती शायद। मैं सोच रही थी कि इतने में पड़ोस की निर्मला चाची घर आ पहुंची। मेरी जान में जान आ गई। निर्मला चाची माँ की दुख सुख की सहेली थी। आओ बैठो निर्मला, आज मेरा मन बहुत उदास है। मैंने गुन्नू की बहुत पिटाई लगाई है। माँ दुखी होकर बातें करने लगी। क्यों जिज्जी? जरूर बड़ी अम्मा का गुस्सा नन्ही सी जान पर उतरा होगा, जबकि तुम्हारी गुनीता तो कितनी समझदार है। अरे निर्मला, मारती नहीं तो क्या करती? ये लड़की को समझने को तैयार ही नहीं, जबकि इसे समझना चाहिए कि इसने शर्तों पर जीवन पाया है। इधर मैं शर्त हारी, उधर इसकी ज़िंदगी ख़त्म। तुम तो मेरी सास को जानती हो।
जब गुन्नू पेट में थी मेरा गर्भ गिराने के लिए कैसे पीछे पड़ गई थी। उनके बर्ताव के लिए एक बार सब्र भी कर लेती, लेकिन गुनीता के पापा भी उन्हीं की बातों में शामिल थे। उनकी बातें आज भी मेरे कानों में बजती रहती हैं। आए दिन कहते रहते थे, कान खोलकर सुन लो सुजाता, इस लड़की को पैदा तुम कर रही हो, लेकिन मेरी आंखों से दूर रखना। मूंछ का बाल अगर टेढ़ा हुआ तो आंगन में 2 कब्रें बराबर में खोदकर अपने हाथों से जिंदा दफनाऊंगा, और कानों कानी पता भी नहीं चलने दूंगा कि जीती जागती 2 औरतें चली कहाँ गईं आखिर। तुम बताओ निर्मला, ये बातें कहीं भूले भूलती हैं या इन्हें भूलना सहज है? जिज्जी, अब परेशान मत हुआ करो, चला गया बुरा समय तुम्हारा। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम दुखी होती हो। मुझे देखो निर्मला, बुरा समय भले चला गया हो, लेकिन इस बच्ची का भविष्य अभी भी अंधकारमय है। इसके बारे में कुछ भी ऊंच नीच सोचकर मेरी रूह आज भी कांप उठती है। सास के पुत्र मोह में इसके पहले 2 अजन्मी लड़कियों को गिरा चुकी हूँ। आखिर उन बच्चियों का क्या दोष था? उसी वक्त मैंने निर्णय ले लिया था कि इस बच्ची को आना ही होगा और जीना भी होगा, चाहे मुझे प्राण ही क्यों न देने पड़े। उन बातों को याद करने से क्या फ़ायदा जिज्जी, भूल जाओ। निर्मला चाची ने माँ को बहुत समझाया था। कुछ देर बाद जब निर्मला चाची चली गईं तो मैं फिर से सरक कर माँ के पास आ बैठी। मेरे गालों पर आंसुओं की सूखी पपड़ियाँ जम चुकी थीं। घर में सन्नाटा बज रहा था। लाल चेहरा लिए माँ बुदबुदाए जा रही थीं। मुझे नाखून चबाते देखकर बोलने लगी, गुन्नू, कितना मुश्किल था कांटेदार रास्तों पर चलकर ममता बचाए रखना। एक तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती। स्त्री जीवन के आगे उसकी देह कुछ नहीं। सोचना सीखो, बोलना सीखो। तुम हो कि गुड़िया बनाना। हाथ नीचे करो, मत चबाया करो नाखून, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। ठीक माँ, फेंक दो इस गुड़िया को, अब कभी नहीं बनाऊंगी ऐसी गुड़िया। माँ के चेहरे पर कई रंग आए गए। उनके मन की नरमाहट महसूस कर मैंने अपना पसीजा हाथ उनके हाथ पर रख दिया। कुछ देर वे मेरी ओर देखती रहीं, फिर गुड़िया उठाकर बोलने लगी, जब तुमने गुड़िया बना ही ली है तो लो, पकड़ो इसे, मगर साथ में ये भी समझना कि गुड़ियों को उजाले सौंपने वाले लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। क्या ये अंधेरे में रहकर अपने लिए उजाले बुन सकेगी? लोग गूंगी अंधी गुड़ियों की कामना करते हैं। क्या तुम्हारी गुड़िया अपनी मुखर रचनात्मकता जीवित रख सकेगी? बिटिया, सिर्फ अंग्रेज ही क्रूर नहीं थे, आज भी हर एक घर सेलुलर जेल है और हर गुड़िया कैदी। ऐसे में तुम्हारी गुड़िया क्या अपनी आत्मा को मुक्त रख सकेगी? पनीली आंखें लिए माँ बोले जा रही थी, पर उनकी बातें मेरे पल्ले कम पड़ रही थी। बस मुझे लग रहा था कि माँ शांत होकर मुस्कुरा पड़ें। मैंने उनसे कहा, मम्मी, आज से जितना आप कहेंगी उतना ही मैं सीखूंगी, विद्या कसम। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। मुझसे बोलना मत बंद करो मम्मी। माँ चुप थीं, चुप ही बनी रहीं, मगर मैंने कहना जारी रखा, मम्मी कुछ बोलो ना, बोलना मत बंद करो। अब कभी नहीं बनाऊंगी चोलीदार गुड़िया, सच में। इसे भी फेंक दूंगी और खूब पढ़ाई करूंगी। माँ ने धोती के पल्ले से अपने साथ मेरी भी आंखें पोंछी, फिर मुझे सीने से लगा लिया। दोनों सिसक पड़े। गुनीता, एक वादा और करोगी? कुछ देर बाद माँ ने धीरे से कहा, हाँ, पर क्या? कौन सा वादा मम्मी? माँ का यूँ बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मन में एक पुलक उमड़ पड़ी थी। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगी। देख क्या रही हो? उठाओ गुड़िया और पोंछो अपने आंसू। मैं जो कहने जा रही हूँ सुनो। मैंने चट से आंसू पोंछकर गुड़िया उठा ली और माँ को सुनने लगी। माँ बोली, जिस समाज में गुड़िया रहती हैं वो खतरनाक है। तुम अपनी गुड़िया को नदी में तैरने के साथ समुद्र नापना भी सिखाना। अपनी मान्यताओं की परिधियों को बिना तोड़े बड़ी बनना सिखाना। भले गुड़िया की किस्मत अच्छी ना हो, लेकिन सपने देखना वो कभी ना छोड़े, ये बताना। तुम्हारी गुड़िया ये सब बातें तभी सीख सकेगी जब इन बातों को तुम समझोगी और मनन करोगी। माँ भावावेश में बहुत कुछ बोल रही थीं। उनकी बातों को ठीक से समझना सरल नहीं था, किंतु मैं चुपचाप बस सुने जा रही थी। बोलते बोलते अचानक माँ फपक पड़ी। मैंने देखा उनके रोने में अब खौफ नहीं था, न डर था, न ही घबराहट थी। मम्मी, मैंने बोलना चाहा, मगर माँ ने मेरे होठों पर उंगली रख मुझे अपनी ओर खींच लिया। नाराज़गी के बाद वाला प्यार हंसता कम रुलाता ज़्यादा है। मेरी आंखें घनघोर बरस पड़ीं। मैंने देखा माँ भी हिलक हिलक कर रो रही थीं। मैं उन्हें छुपाने लगी। मम्मी, तुम रो मत मम्मी, रो मत मम्मी। अरे अन्ना, आप क्या कह रही हो? रो क्यों रही हो? यू बिकेम ए ग्रेट ग्रैंड माँ। वान्या ने बारबी के बच्चों को अन्ना की गोद में रख दिया। अतीत में डूबी द्रवित गुनीता आहिस्ता आहिस्ता सचेत होकर आंखें पोंछने लगी। यू नो अन्ना,
मैंने अपनी डॉटर्स के क्या नाम रखे हैं? नहीं, बोलो क्या? मेरा नाम वान्या है ना? हाँ, इसीलिए तो वनिता की बेटियों के नाम मैंने मान्या एंड तान्या रखे हैं। अच्छे हैं ना? वेरी गुड वनु। मगर वनिता की बेटियों को तुम इतना टैलेंटेड बनाना कि वे अपनी मनचाही उड़ान भी भरें और अपने पंख भी बचाए रखें। और हाँ, सपने देखना तो उन्हें ज़रूर ही सिखाना। ऑफ कोर्स अन्ना। रीझते हुए वान्या अपनी दादी गुनिता के गले लग गई। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी गुनिता की गुड़िया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।